हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी टेस्ट गिविंग स्किल्स पर काम कर सकते हैं और कैसे हम टेस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी बच्चा मीडियोकर है और जो टॉपर बच्चा है उसके अंदर ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो टॉपर बच्चा है उसकी एग्जाम गिविंग स्किल्स बहुत शानदार होती है। ऑफ कोर्स वो पढ़ाई तो अच्छी करता ही करता है, लेकिन पढ़ाई अच्छी तो बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन पढ़ाई अच्छी करने के साथ साथ उसके अंदर ये वाली क्वालिटी होती है, मस्ट होती है कि उसकी एग्जाम गिविंग स्किल्स बहुत शानदार होती है। ही ऑलवेज नो दैट कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। उसे पता होता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करने हैं, नंबरों को किस तरह से बढ़ाने के लिए उसे कौन से काम करना है। ही नोज हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसे एग्जैक्टली पता होता है कि उसके नंबर किस किस तरीके से बढ़ेंगे, उसके नंबर बढ़ाने के लिए उसे क्या क्या एग्जैक्टली करना है। वो बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स भी मारता है कि हाँ यार एक बार ये करके देख लेता हूँ, एक बार ये करके देख लेता हूँ, फिर एनालाइज करता है कि हाँ कौन सी चीज़ वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो वो पूरे अपने साल 2 साल के जे या नीट की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारा टेस्ट एनालिसिस करता है। टेस्ट एनालिसिस में अपने आप को खोजता है कि मैं कहाँ पर अच्छा हूँ, कहाँ पर बुरा हूँ, कौन सी चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, कौन सी चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो ऑफ कोर्स पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई तो मस्ट है, पढ़ाई तो प्रीरिक्विजिट है। पढ़ाई के ऊपर ही तो बड़ा ऑफ कोर्स हम सारी सारी कहानी बुन सकते हैं, सारी सारी कहानी बना सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम गिविंग स्किल्स तो शानदार होनी ही चाहिए अगर आपको टॉप रैंक चाहिए। तो मीडियोकर रैंक ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा ठीक ठाक आईक्यू रखता हो, ठीक ठाक एप्टीट्यूड रखता हो, अच्छी खासी मेहनत करता हो, वो भी ला सकता है। लेकिन टॉप रैंक तो उसी बच्चे की आती है जो टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करता हो और अपनी कमियों को खोजता हो और उन कमियों पर वर्क करता हो। सो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टेस्ट गिविंग स्किल्स आपकी शानदार होनी चाहिए। और टेस्ट गिविंग स्किल्स तभी अच्छी होंगी जब हमारे सारे के सारे जो कोचिंग के पीरियडिक टेस्ट हैं या फिर जो आप सेशन के लास्ट में जो मॉक टेस्ट देते हो उनको आप ढंग से एनालाइज करो, अपनी गलतियां ढूंढो, अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करो और उस पर वर्क करो। जब मैं कहता हूं कि अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करो तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप एग्जाम के अंदर किस तरह की गलतियां करते हो, कौन सी उनमें से अवॉइडेबल है, कौन सी अनअवॉइडेबल है, कहाँ टाइम ज़्यादा लगाना चाहिए, कहाँ टाइम कम लगाना चाहिए, कौन सी चीज़ को स्किप करना चाहिए, कहाँ पर फास्टली निकलना चाहिए, क्या क्या गलतियां मैं कॉमन करता हूँ, उनको मैं कैसे कम कर सकता हूँ। ये सब बातें जानना जो है ये सिर्फ और सिर्फ कोई ओवरनाइट प्रोग्रेस थोड़ी है। इसके लिए आपको समय देना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है। लेकिन ये जो आप समय लगाओगे ना ये वेस्ट नहीं होगा बेटा। ये मान के चलो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो और जो आप टेस्ट गिविंग स्किल्स पर काम कर रहे हो। ये बहुत बड़ा पार्ट है, जेई या नीट की प्रिपरेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर आपकी एक बार एक्सपर्टाइज इसमें हो गई तो मान के चल लीजिए कि आपकी जो रैंक में 10 टाइम्स का फर्क पड़ सकता है। किसी जिस बच्चे का रैंक 10,000 आने वाली होगी उसकी 1000 आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि उसने टेस्ट गिविंग स्किल्स बहुत अच्छी कर ली। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे अपने आस पड़ोस में। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो यार थोड़ा सा रिलेटिवली हमें लगता है कि शायद कम पड़ रहा है, लेकिन नंबर उसके हमेशा थोड़े से अच्छे आते हैं। हमने इसके उल्टे बच्चे भी देख रखे होते हैं जो हमें लगता है कि यार पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं, कंसंट्रेशन भी अच्छी होती है, लगातार लगे रहते हैं, लेकिन वो जाकर एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं। बाकी टाइम से चलता रहता है, एग्जाम में नहीं पढ़ते हो और एग्जाम में भी सिर्फ और सिर्फ जो टाइम बाउंड जो एटमॉस्फेयर है उसी में घबराता है। जैसे बच्चा घर पे आता है उसी सवाल को बड़े आराम से कर लेता है। वही बच्चा अगर अपनी टेस्ट गिविंग स्किल्स पर काम करे तो ही कैन डू वंडर्स। वो बड़े आराम से अपनी रैंक जो 15,000 थी उसको 1500 कर सकता है, अगर 1500 आने वाले तो 150 कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि वो अपने टेस्ट पर काम करे। अगर टेस्ट पर काम करेगा तो वो मचा सकता है। आई होप तुम समझिए मैं क्या करना चाहता हूँ इस बारे में। तो टेस्ट गिविंग स्किल्स पर काम करना इंपॉर्टेंट है, हमें करना चाहिए। और इस टेस्ट गिविंग स्किल्स पर अगर ढंग से काम किया तो मान के चलो कि हमारी जो रैंक है ना वो बहुत शानदार तरीके से शूट कर सकती है। आप भी सोच रहे हैं मैं सर बोर कर रहे हैं, चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैं कहता भी हूँ कि अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो आपकी पढ़ाई के लिए एक्चुअली 4 स्टेप प्रोसेस होते हैं। क्लासेस में ढंग से पढ़ो, होमवर्क अच्छे से करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने कर सकते हो उतने ज़्यादा करने आपको चाहिए, हर सवाल से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। फिर ऑफ कोर्स बेटा कभी जब भी आपको टाइम मिले तो रिवीजन करना चाहिए और खास तौर से टेस्ट से पहले तो रिवीजन जरूर करना चाहिए। और लास्ट में आता है आपका टेस्ट। 4 चीज़ें हैं, लेक्चर, होमवर्क, रिवीजन, टेस्ट। फिर वापस से रिपीट, लेक्चर, होमवर्क, रिवीजन, टेस्ट। लगातार 2 साल, साल भर यही काम चलता रहता है। लेकिन टेस्ट मैंने लिख तो दिया, लेकिन टेस्ट एक्चुअली है क्या? टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, पीरियड टेस्ट में एक्चुअली है क्या, करना क्या है? फिर बच्चा जानता है क्या सोचता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। बच्चा जानता है क्या सोचता है कि यार आज मेरा संडे को टेस्ट है, मैं कोचिंग में जाऊँगा, टेस्ट दूंगा। वो टेस्ट दे के आता है 3 घंटे, एडवांस वाले बच्चे 6 घंटे भी दे के आते हैं मॉक टेस्ट, और घर पे आता है, बस्ता फेंकता है,
फिर कहता है कि यार आज मैंने खूब मेहनत की है, आज मैंने खूब सारा मतलब पसीना बहाया है, दिमाग वाला पसीना बहाया है, ठीक है, तो मैं आज तो चिल मचाऊंगा, आज मैं पबजी खेलूंगा, मूवी देखूंगा, घूमने फिरने जाऊंगा, आज मैं असली चिल तो मैं आज ही मचाऊंगा। ऐसा मत सोचना कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, मुझे पता है कि ऐसा होता है। जब कोटा में पढ़ाया करते थे तो उस टाइम पर जितने भी मूवी हॉल्स वगैरह हुआ करते थे, जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो थी वो संडे की शाम को होती थी, जस्ट बिकॉज कि संडे को सारे के सारे टेस्ट होते थे। टेस्ट देने के बाद जो बच्चा है, जो मीडियोकर बच्चा है ना, बस वो समझता है कि टेस्ट दे लिया, इतना ही काम था, अब जो काम है वो मेरा चिल मचाने का है। ये तो बात हुई मीडियोकर बच्चे की। जो टॉपर बच्चा है ना, उसको पता है कि टेस्ट देना जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग का 50% काम हुआ है, 50% काम अभी बाकी है। वो चिल नहीं मचाता, वो उस टेस्ट का एनालिसिस करता है, वो देखता है कि उसने क्या गलतियां की है, क्या कमियां की है, क्या कमियां रह गई हैं उसकी, और वो कैसे उनको ओवरकम कर सकता है। तो वो बच्चे को पता है कि टेस्ट देना, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में अपीयर होना, ये तो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग का 50% हिस्सा ही है। उस टेस्ट को एनालाइज करना और उस टेस्ट के एनालिसिस पर वर्क करके अपनी टेस्ट गिविंग स्किल्स को बेटर करना, ये हमारा बाकी 50% काम है, जो सारे के सारे बच्चे नहीं करते। आप भी नहीं करते, मैं जानता हूं, आप भी नहीं करते। आप में से कोई इक्का दुक्का 1% 2% बच्चे ये वाला काम करते हैं, और मैं जानता हूं कि वो 1-2% ही बच्चे जो हैं वो बाकी बच्चों से बहुत आगे हैं। अगर आप बाकी बच्चों से आगे निकलते हो, निकलना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है कि इसके अलावा ये भी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके बिना बात बन नहीं पाएगी। सो हमेशा जैसे ही जिस दिन आप टेस्ट दो उसी दिन एनालाइज करो, उसी दिन एनालाइज करो, कल नहीं, परसों नहीं, उसी दिन एनालाइज करो। जैसे मैंने बताया कि एनालिसिस करना क्यों है, टू नो योरसेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस अपने बारे में जानना है कि मैं कहाँ अच्छा करता हूँ, कहाँ बुरा करता हूँ। जब मुझे पता चलेगा ना कि मैं कहाँ बुरा करता हूँ, वही तभी तो अच्छा कर पाऊंगा। अगर मैं मान के चलूँ कि मुझे कोई बुराई है ही नहीं, मैं तो परफेक्ट कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन ही खराब आ रहे हैं, मैं तो अच्छा करता हूँ, इस केस में कभी नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं बढ़ूंगा ही तब, मेरे नंबर भी तब बढ़ेंगे, मेरी रैंक भी तभी अच्छी आएगी, तो मुझे एक्जैक्टली पता होगा कि कौन से लूप होल्स मेरी तैयारी के अंदर हैं, कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं, एग्जाम गिविंग स्किल्स के अंदर मेरे में क्या कमी है, क्या मेरी एक्यूरेसी खराब है, क्या मेरी स्पीड खराब है, क्या मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करता हूँ, क्या मेरी रीडिंग एबिलिटीज खराब है, क्या मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट को विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पढ़ रहा हूँ। तो इन सब बातों का फर्क पड़ता है। सो टू नो योर सेल्फ, टेस्ट इस तरह से एनालाइज करो कि आप अपने बारे में जान सको, और जब आप अपने बारे में जान सकोगे तो आप एक एल्गोरिदम बना लोगे कि हाँ यार, मैं अपने बारे में इतना इतना समझ गया हूं, अगले टेस्ट में बेटर करने के लिए मुझे ये वाले स्टेप्स, ये वाले प्रोसेस से गुजरना होगा, तो हो सकता है कि मेरे नंबर बढ़ जाएं। तो आप अपना एक नया एल्गोरिदम बना लोगे अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए, अपनी रैंक बेटर करने के लिए। और ये जो एल्गोरिदम है ना, ये हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे पे अलग अलग चीजें वर्क कर सकती हैं। जैसे एग्जाम के अंदर आप अच्छा कर पाओ, इसके लिए कुछ तो बेसिक टिप्स होते हैं कि बेटा ऐसे किया कर, है ना, सवाल को ढंग से पढ़ा कर, एक बार में ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर लिया कर, अगर आप एक बार अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम सवाल को 2 बार पढ़ा कर, लेंदी क्वेश्चंस को बाद में क्या करो, शॉर्टर क्वेश्चंस को पहले क्या करो, वगैरह वगैरह। जो जनरल बात है वो तो ठीक है बेटा, सबसे पहले कॉमन है। अदरवाइज हर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है, तो हर बच्चा किस तरह से एग्जाम के अंदर अच्छा कर पाएगा, तो उसे अपना एक एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा, और उसे खुद का बनाना पड़ेगा। वो सोचे कि यार मेरा एक सीनियर है, वो फुडू है, ठीक है, उसके ऑल इंडिया रैंक 90 आई थी, मैं उससे पूछ लेता हूँ कि उसने कैसे किया था। जैसे वो सीनियर के पास गए, वो कहेगा कि अरे भाई मैथ्स तो सबसे आसान होती है, मैं तो सबसे पहले मैथ्स करता था, फिर फिजिक्स करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, और मैंने तो ऑल इंडिया रैंक 90 आ गई। हम घर पे आए, हमने भी कहा कि यार हम भी पहले मैथ्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, सॉरी फिर फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे। और पता लगा कि जो चीज़ उसके लिए वर्क कर रही थी हमारे लिए वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि हम उससे अलग हैं। हो सकता है कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत शानदार हो, और हो सकता है कि हम मैथमेटिक्स में हल्के से हिचकते हो, हल्के से परेशान होते हो सकता है कि हमारी मैथ्स होती है वो सिर्फ उसे 10th लेवल तक ही अच्छी थी, बाद में हो सकता है कि 11th और 12th के अंदर मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फिजिक्स और केमिस्ट्री में हूँ। तो ऐसे केस में मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए था और मैथ्स को लास्ट में रखना चाहिए था। तो जो चीज़ उस बंदे के लिए वर्क कर रही थी, जिसकी रैंक 90 थी, वो मैं एग्जैक्टली अपने ऊपर रेप्लिकेट कर लूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसके लिए खुद का एल्गोरिदम बनाओ कि मेरे लिए क्या क्या वर्क करेगा। अब मेरे लिए क्या क्या वर्क करेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं क्या हूं, मैं कैसे करता हूं, मैं कहां अच्छा हूं, मैं कहां बुरा हूं। और वो कैसे पता लगेगा? वो ऑफ कोर्स हमारे टेस्ट के एनालिसिस से ही पता लगेगा। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बड़ा सारी बातें बोल रहा हूं, और जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं मैं वही बोल रहा हूं जो मोस्टली टॉपर्स करते हैं। सबसे पहले आंसर की चेक करो। घर पे आए, थोड़ा आराम किया, फ्रेश हुए, समय लिया, उसके बाद आप सबसे पहले आंसर की चेक करो। सॉल्यूशंस नहीं, आंसर की। सॉल्यूशंस चेक नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आंसर की चेक करनी है। उन क्वेश्चंस को मार्क करो जो अनअटेम्प्टेड हैं और आपने गलत किए हैं।
जो आपने सवाल किए ही नहीं और जो रॉन्ग वंस हैं उनको साइड में ले आओ। जो सवाल आपसे एग्जाम में सही हो गए उनका पर्पस हो गया सॉल्व। उनका और आपका रिश्ता इतना ही था, उन्होंने आपको अच्छे नंबर्स दे दिए, अच्छी रैंक दे दी, बात खत्म। उस मॉक टेस्ट में या पीरियड टेस्ट में अच्छे मार्क्स दे दिए, अच्छी रैंक दे दी, बात खत्म। ये किसने दिए? जो आपसे सवाल सही हुए, बस। जो सवाल आपसे गलत हुए हैं और जो सवाल आप नहीं करके आए हो, ये सवाल आपके सही मायने में दोस्त हैं। सर दोस्त तो वो होने चाहिए थे जो सवाल में सही करके आया, रैंक तो वो दे रहे हैं। अरे बेटा वो रैंक IIT JEE में थोड़ी दे रहे हैं, वो तो एक तुम्हारे कोचिंग के पीरियड टेस्ट में दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में दे रहे हैं। उस रैंक से कोई बहुत बड़ा फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। फर्क किससे पड़ने वाला है? IIT में मेरी रैंक क्या आएगी, नीट में कौन सी रैंक आएगी, JEE मेन में कौन सी रैंक आएगी, और वो रैंक मेरी अच्छी करेंगे कौन? ये दोनों। और बच्चे क्या करते हैं? इन दोनों से दुश्मनी रखते हैं, और जो सवाल उनसे सही हुए उनको बार बार निहारते रहते हैं कि ओ माय गॉड ये वाला सवाल मैंने कितना अच्छा कि मैं तो फोड़ ही दिया। निहारो इनको, ये देंगे तुम्हें मार्क्स। कब? ऑफ कोर्स बेटा साल भर बाद, 2 साल बाद, जब तुम एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को, रॉन्ग वंस को साइड में लो और उनको वापस से करो। साथ में क्लॉक भी रखो और क्लॉक में देखते रहो कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है ओवरऑल इन सारे सवालों को करने के लिए। ये सारे के सारे सवाल जब आप घर पर आकर वापस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने एग्जाम में क्या क्या तांडव किए हैं। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट तांडव इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सवाल में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आंसर आने चाहिए थे AC, हमने लगा दिया BD। घर पे हम आए रिलैक्स मूड में थे तो हमने बड़ा आराम से पढ़ लिया कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट लिखा है। मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैंने उसको उल्टा पढ़ लिया। कोई बात नहीं, ये भी अपने आप में एक सीख है। इसको साइड में अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो कि मैं इतना मक्कार हूं कि मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट को विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पढ़ लेता हूं। ये बात जब आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हो कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हमारी रीडिंग स्किल्स जो है वो कई बार जो होता है वो नहीं पढ़ती है, जो हमारा दिल कहना चाहता है वो पढ़ लेती है। तो ऐसे केस के अंदर आप हल्का सा और ध्यान रखिए। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूं लेकिन तुम्हारे काम की चीज़ है, लेकिन सुनते रहना। मान लो कोचिंग के अंदर कोई सवाल कराया, कोचिंग के अंदर कोई लेट से कोई सवाल कराया बढ़िया से, और एग्जैक्टली वो सवाल उसमें पूछ लिया, एग्जैक्टली वो का सवाल पूछ लिया। इस तरह से बड़ा कोई पुल्ली लगा रखा था, सॉरी इस तरह से कोई पुल्ली लगा रखा था, ऐसे रस्सी आ रखी थी, फिर एक और पुल्ली लगा रखा था, फिर ये था, फिर ये था, सब कुछ इस तरह का सवाल था। कोचिंग के क्लास के अंदर आपको ये वाला सवाल करा रखा था बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर टेंशन की मुझसे वैल्यू पूछ रखी थी, सारी वैल्यूज सेम, और टेंशन का आ गया लेट से आंसर 40 न्यूटन। आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। यही सवाल आपके एग्जाम में भी आ गया, एग्जाम में भी सेम सवाल आ गया। आपने सटा सॉल्व किया और टेंशन इक्वल्स टू 40 न्यूटन आ गया, 40 न्यूटन ऑप्शन था, आपने टिक लगा दिया। और पता लगा कि सवाल के अंदर पूछ क्या रखा था कि यहाँ टेंशन नहीं, यहाँ टेंशन बताओ, ये पूछ लिया। अब तुम जानते हो यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगी? 2T होगी। तो आंसर कितना आना चाहिए? 80 न्यूटन आना चाहिए। लेकिन आप क्या हो गए? आप हो गए इमोशनल। आपने सवाल देखते ही, आपने सवाल जैसे आपने देखा, अब आपने अपना दिमाग कर लिया बंद और इमोशंस कर लिए स्टार्ट। दिमाग बंद और इमोशन स्टार्ट। होना उल्टा चाहिए था कि इमोशंस गए भाड़ में और दिमाग से सवाल करो कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछा है। लेकिन अब हम वो सवाल नहीं पढ़ रहे हैं जो दिया हुआ है, हम वो सवाल पढ़ रहे हैं जो मैंने क्लास में किया है, जस्ट बिकॉज कि उसके जैसा सवाल आ गया। हाँ, ये सवाल अगर नया होता ना शायद मैं कर लेता। मेरे से गलत क्यों हुआ? मेरे से गलत सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसमें अज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया कि अरे यार एग्जाम वैसे ही टाइम बाउंड होता है कि यार जल्दी जल्दी सवाल करने। इस चक्कर के अंदर हुआ क्या कि 3 मिनट 4 मिनट लगाने के बाद आपको नंबर मिले -1, जस्ट बिकॉज कि आप थोड़े से हेस्टी हो गए, जस्ट बिकॉज कि आपने थोड़ी सी मक्कारी की, आपने सवाल नहीं पढ़ा, आपने जो सवाल क्लास में पढ़ रखा था वो अज्यूम कर लिया कि यार वही होगा और क्या है। और जो मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे रिलेट भी कर पा रहे होंगे, हाँ यार सर सही बोल रहे हैं, सर तो बिल्कुल वही बातें बोल रहे हो जो हमारे साथ होती हैं। तो क्या करना है सर? इमोशंस को साइड में रख दो, प्रोफेशनल तरीके से पेपर को करो। तो इसलिए मैंने कहा कि जब तुम टेस्ट का एनालिसिस करोगे, जब तुम पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप में क्या क्या गलतियां हैं, आपसे क्या क्या गलतियां होती हैं। जब जब सॉल्यूशन करते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे लेट से 100 में से 40 सवाल ऐसे थे जो आपसे गलत हुए थे या फिर आप अनआंसर्ड थे। अब जब आप घर जाकर वापस से सॉल्व करोगे तो आपको पता लगा कि इन 40 में से 25 सवाल तो मैंने कर ही लिए। हाँ, 15 सवाल मुझसे फिर भी नहीं हुए, लेकिन 25 मैंने कर लिए। जब ये 25 सवाल मुझसे होंगे ना तो ये सवाल चीख चीख कर ये बोलेंगे कि तेरे से ये गलती होती है।
ये सवाल चीख चीख कर क्या बोलेंगे कि तू ऐसी मिस्टेक करता है, तू इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ता है, तू इतना नालायक है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस के अंदर भी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के प्रेजेंस में भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करता है, तू इतना बेवकूफ है कि इंपल्सिव फोर्स की प्रेजेंस के बावजूद मोमेंटम कंजर्व करता है, तू इतना बेवकूफ है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करता है। समझ गए इस बात को? ये वाली बातें कब पता लगेंगे? ये वाली बातें तब पता लगेंगे जब मैं उन सवालों को घर आकर फिर से करूंगा, और जब घर आकर उन 40 में से 25 सवाल जब मुझसे हो जाएंगे बिना सॉल्यूशन देखे, तब मुझे लगा कि हाँ यार मैं कितना बढ़िया कर सकता था। और हर गलती तुम लगातार कॉपी के अंदर लिखते रहो। जो गलती जितनी भी सिली क्यों ना हो, उसका तुम लिखोगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेट होती जाएगी कि हाँ मैं ऐसी गलतियां कमिट करता हूं, अगली बार नहीं होंगी, कम होंगी। अब जाके सॉल्यूशन देखो। और ये जो आपके 40 क्वेश्चंस थे, ये जो बड़ा आपके 40 क्वेश्चंस थे, इनके आगे अब ये लिखो कि ये इजी था या मॉडरेट था या टफ था, और रफली आपने इसको कितना टाइम दिया ये लिखो। फिर उसमें आपने क्या मिस्टेक कमिट की वो लिखो, डॉक्यूमेंट करो उसको। और उसके बाद आपको लगता हो कि आपने इस सवाल से कुछ सीखा है, उसको एक्सट्रैक्ट करो, उस बात को एक्सट्रैक्ट करो और अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो। जिन शॉर्ट नोट्स के अंदर आपने फॉर्मूले लिख रखे हैं, कॉन्सेप्ट्स लिख रखे हैं, थ्योरम्स लिख रखी है, उसके अंदर इस बात को भी लिखो कि आपने क्या गलती की है, कितनी छोटी गलती क्यों ना हो, लिखो उसको। सिर्फ मैंने तो पहले से लिख रखा है कि इंपल्सिव फोर्स की प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। अरे वो अलग बात है, वापस से लिख कि मैं नालायक हूं इतना कि मैंने इंपल्सिव फोर्स की प्रेजेंस के बावजूद मोमेंटम कंजर्व कर दिया। इट वर्क्स। अगली बार जैसे इस तरह का सवाल आएगा ना, खड़ाक से सोच लेगा कि अरे लास्ट टाइम बेवकूफ बना था, इस बार नहीं बनूंगा। तो इजी, मॉडरेट, टफ लिखें, मिस्टेक्स लिखें और उनको शॉर्ट नोट्स में बड़े आराम से लगाएं। जो आपसे 15 सवाल नहीं बने हैं उनके टॉपिक्स लिखें, सब टॉपिक्स लिखें। ये 15 सवाल तो ऑब्वियस बात है बेटा हमसे इसलिए नहीं बने क्योंकि हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता, या फिर उसमें जिस लेवल की कैलकुलेशन चाहिए थी वो मेरे को नहीं आती। उस बात को लिखें, जो भी बात है। आपने सॉल्यूशन देख ही लिया, अब सॉल्यूशन देख रहा था, समझ गया कि हाँ ये वाले सवाल के अंदर तो ऐसा खतरनाक सा इंटीग्रेशन था कि मुझसे नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली बार मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेटर तरीके से देख के आऊँगा तो मुझसे वाला सवाल बन जाएगा। अरे यार इसके अंदर तो कुछ बाइंडिंग एनर्जी का ऐसा कॉन्सेप्ट दे रखा है जो मुझे नहीं पता था, या फिर बीटा माइनस डीके का एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ पूछ रखी थी इस सवाल के अंदर, तो कि यार कोबाल्ट के अंदर बीटा माइनस होता है या निकल के अंदर बीटा माइनस डीके होता है, मुझे नहीं पता यार। एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ओ माय गॉड मुझे पता नहीं था, आज पता लग गया। तो जो भी बात है उसको लिखें कि यार ये वाले जो 15 क्वेश्चन हैं जो ट्राई करने के बावजूद मुझसे नहीं हुए, इनके अंदर क्या कमी रह गई थी, उसको लिखो, और उस पर वर्क करो। उससे पता लग जाएगा हमें कि हाँ यार मैं यहाँ लाइक कर रहा हूँ। पता लग गया कि यार न्यूक्लियर के मेरे से 3 सवाल पूछे और तीनों में से एक भी नहीं हुआ, तो क्या समझ में आया इससे, क्या न्यूक्लियर पढ़ के जानी है। और फिर पता लगा कि यार सब कह रहे थे कि न्यूक्लियर के तीनों सवाल तो आसान है, इसका कमी हम ही है। हम अगर न्यूक्लियर पढ़ के आते तो हल्का सा बेटर कर पाते। तो ये 15 क्वेश्चंस तो ऑब्वियस बात है जो आप घर पर आकर भी नहीं कर पा रहे, इनमें तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो कैलकुलेशन वाली हैं, उन पर तो ऑफकोर्स हमें टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम टाइम देंगे हमारी वो अचानक से सारे के सारे सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और इन 15 में से भी हम बड़े आराम से 4 या 5 सवाल बाद में कर लेंगे। इतना काफी है। और ये जो 25 क्वेश्चन थे, 40 में से पहले 15 तो हम अभी नहीं कर पाए, लेकिन 40 में से ये 25 जो हम घर पर आकर कर पाए हैं, अगर हम इस पूरे के पूरे एनालिसिस को लगातार चलाते गए साल 2 साल तक, तो मुझे काफी श्योरिटी है कि इन 40 में से आपके अगली बार 40 सही नहीं होंगे, 40 गलत नहीं होंगे। आपसे अगली बार हो सकता है कि 35 गलत हो, 32 गलत हो, 30 गलत हो, 28 गलत हो सकता है कि साल के एंड होते होते आपको लगे कि सर जो 40 सवाल गलत हुआ करते थे उसमें से मेरे से अब सिर्फ और सिर्फ 20 सवाल ही गलत होते हैं, उसमें से 12-13 सवाल तो वही है जो कॉन्सेप्चुअली मुझे दिक्कत है जिन चीज़ों के अंदर, उनमें अब बेटा उनके लिए ऑफकोर्स आपको टाइम देना पड़ेगा और तब जाके आपका काम बन पाएगा। तो आई रियली होप कि बेटा मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं फिर से इस बात को पॉइंट आउट करूंगा कि आपसे जो भी गलतियां हो आप उनको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ढंग से लिखें, और जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो शॉर्ट नोट्स पढ़कर जाते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके पहले वाले फॉर्मूले तो हैं ही हैं, साथ साथ में आप जो कॉमन मिस्टेक्स कमिट करते हो वो भी लिखी हुई है। तो आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपके दिमाग में हल्का फुल्का रहेगा कि मुझे वाली गलतियां रिपीट नहीं करनी। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे, एंड आई रियली होप कि आप इस सारे के सारे काम को ढंग से इंप्लीमेंट करोगे, और अगर आप इस सारे के सारी चीज़ों को अगर इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ज़रूर पक्का फ़ायदा होगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जो बच्चा साल 2 साल कर इन सारी बातों को ढंग से एनालाइज करता है, सारा पेपर घर आके वापस से ट्राई करता है, हर गलती को ढंग से लिखता है, मार्क करता है कि कितने टफ सवाल मुझसे सही हुए, कितने मॉडरेट सही हुए, कितने ईजी सही हुए, और ईजी अगर गलत हुआ तो क्या सिली मिस्टेक रही, उस सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो बड़े आराम से अपनी रैंक को अच्छी कर सकता है। मैंने जैसा कहा कि 10 टाइम्स तक
अच्छी कर सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ आप सारा का सारा काम करो तो। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। इस काम को ढंग से एनालाइज करें, ढंग से आपकी सारी पढ़ाई करें। मैं एक इन्फॉर्मेशन नोट देना चाहूँगा, 14 जून से ड्रॉपर का और प्रथम के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो ड्रॉपर का बैच है इसमें क्लास 12th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं हमारे कंपटीशन पे, और किसी बच्चे को अगर एडमिशन लेना हो, दोनों बैच जो है वो जेई मेन प्लस एडवांस्ड के हैं। ये जेई 2022 के लिए और ये जेई 2023 के लिए, क्योंकि 11th वाला है, और ये तो ऑफकोर्स 12th और 13th वाले बच्चों के लिए। एडमिशन रिलेटेड कोई इंक्वायरीज हो थोड़ा इन फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर आप इस तरह से मेल कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई में मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो ऑलवेज वर्क ऑन योर एग्जाम स्किल्स, इट पेज ऑफ। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। खूब पढ़ाई करें, मस्ती करें। ऑल द बेस्ट।